दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मानव प्रवास को परिभाषित करें तथा उसके मुख्य प्रकारों का विवरण दीजिए। मानव प्रवास को परिभाषित करें, मानव प्रवास क्या होता है ये बताना है, साथ में इसके मुख्य प्रकार, ठीक है, प्रवास के क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में हमको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवास से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। प्रवास क्या होता है? जब हम लोग एक स्थान अपने मूल निवास को छोड़कर कहीं पर किसी भी उद्देश्य से जाते हैं, कुछ टाइम के लिए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज्योग्राफी का हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दें, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। कहा जा रहा है, समझते हैं इस आंसर को कि इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मानव एक गतिशील प्राणी है, मतलब चलते रहने वाला, ठीक है। एक समाज फिर दूसरा समाज, मतलब बढ़ते रहता है। जो मानव है वो बढ़ता ही रहता है। तो मानव एक गतिशील प्राणी है। प्राचीन काल से ही मनुष्य भोजन, जल, सुरक्षा, रोजगार तथा बेहतर जीवन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा है। कहा जा रहा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य भोजन के तलाश में, जल के तलाश में, सुरक्षा और रोजगार तथा बेहतर जीवन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता ही रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गतिशील प्राणी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति या फिर लोगों का समूह अपने स्थायी निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बस जाता है। कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति या फिर लोगों का समूह अपने स्थायी निवास स्थान, जहाँ पर वो पहले से रह रहा था, उसको छोड़कर किसी अन्य स्थान पर बस जाता है, तो इस प्रक्रिया को मानव प्रवास कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानव प्रवास कहा जाता है। मानव प्रवास के कारण केवल जनसंख्या का स्थान परिवर्तन ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इसके कारण बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ पर लोग छोड़ करके जा रहे हैं उस गांव से जनसंख्या कम हो जा रहा है, वहाँ पर रोजगार घटेगा, ठीक है, मजदूर घटेंगे, और जहाँ पर ये जा रहे हैं उस शहर का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, मतलब कह सकते हैं वहाँ पर मजदूर बढ़ जाएंगे, इस क्षेत्र पर जनसंख्या दबाव बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए मानव प्रवास मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ परिभाषा लिखा है उसको समझते हैं कि ये जो मानव प्रवास है उसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं। मानव प्रवास की परिभाषा: मानव प्रवास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, परिवार या फिर लोगों का समूह अपने अस्थायी अथवा अर्ध अस्थायी निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रहने के उद्देश्य से चला जाता है। जो वहाँ पर रहने के लिए उद्देश्य से चला जाता है। यह स्थान परिवर्तन गांव से शहर, शहर से गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक देश से दूसरे देश तक हो सकता है। इसी को बोलते हैं मानव प्रवास, ठीक है। कई सारे उद्देश्य के साथ जो मानव प्रवास हो सकता है। कोई शिक्षा के लिए अपने गांव से शहर की ओर चला जाता है, कोई स्वास्थ्य के लिए चला जाता है, ठीक है, कोई मनोरंजन के लिए चला जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, कोई अपने काम के लिए चला जाता है, किसी का नौकरी लग जाता है तो वो वहाँ पर जाके बस जाते हैं। तो कई सारे उद्देश्य से मानव अपना क्या करता है? प्रवास करता है। सरल शब्दों में कहे तो जब कोई व्यक्ति या फिर लोगों का समूह बेहतर जीवन, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा या फिर अन्य कारणों से अपना निवास स्थान बदलता है तो उसे मानव प्रवास कहा जाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति या फिर लोगों का समूह बेहतर जीवन के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए फिर अन्य किसी भी कारण से अपना निवास स्थान को बदल देता है तो उसी को क्या कहा जाता है? मानव प्रवास कहा जाता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं। मानव प्रवास के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मानव प्रवास के प्रकारों को। कहा जा रहा है कि मानव प्रवास को विभिन्न आधारों पर बांटा जाता है, जिनमें निम्नलिखित प्रकार सबसे महत्वपूर्ण है। पहला जो प्रकार हम लोग देखते हैं मानव प्रवास को है आंतरिक प्रवास। क्या है? आंतरिक प्रवास। जब लोग अपने ही देश की सीमाओं के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, मतलब भारत के लोग भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर के बसते हैं, ठीक है, तो उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। यह प्रवास रोजगार, शिक्षा, विवाह, व्यापार या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। भारत में गांवों से महानगरों की ओर होने वाला प्रवास इसका प्रमुख उदाहरण है। आज भी आप देखते हैं कि आपके गांव से बहुत सारे लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, ठीक है, बहुत सारे शहरों में क्या कर काम करने के लिए जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भारत में गांवों से महानगरों की ओर होने वाला प्रवास इसका प्रमुख उदाहरण है आंतरिक प्रवास का। उदाहरण देख सकते हैं, झारखंड से रांची, धनबाद, दिल्ली या फिर मुंबई जाकर काम करना। लोग क्या करते हैं? दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, अलग अलग शहरों में जाकर क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास के कुछ उप प्रकार भी हैं। आंतरिक प्रवास मतलब जो हमारे देश के अंतर्गत प्रवास होता है, देश के अंदर ही प्रवास होता है, तो वो गांव से गांव भी हो सकता है,
शहर से शहर में भी हो सकता है, शहर से गांव की ओर भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसके कुछ उप प्रकार भी होते हैं। आंतरिक प्रवास के कुछ उप प्रकार हैं, जैसे गांव से गांव की ओर प्रवास। आप गांव में रहते हैं और दूसरे गांव में प्रवास करते हैं। जब लोग एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में बसते हैं तो इसे गांव से गांव का प्रवास कहते हैं। यह मुख्य रूप से विवाह, कृषि भूमि की उपलब्धता या फिर पारिवारिक कारणों से होता है। किसी भी शादी विवाह में आप जाते हैं, किसी के घर आप मेहमान में जाते हैं, या फिर आपका विवाह हो जाता है, या फिर किसी लड़के का विवाह हो जाता है, तो एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं गांव से गांव की ओर प्रवास। दूसरा जो इसका उप प्रकार है वो है गांव से शहर की ओर प्रवास। यह सबसे सामान्य प्रकार का प्रवास है। लोग रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग तथा बेहतर जीवन की सुविधाओं की खोज में गांव छोड़कर शहरों की ओर जाते हैं। भारत में नगरीकरण का प्रमुख कारण यही प्रवास है। भारत में जो नगरीकरण है वो ये सारे प्रवास के कारण होता है, क्योंकि जब गांव से लोग शहर की ओर बढ़ते हैं तो शहर का क्या होता है, विकास होता है, शहर फैलता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं आंतरिक प्रवास के कुछ उप प्रकारों को, क्योंकि आंतरिक प्रवास मतलब देश के अंदर प्रवास, और देश के अंदर गांव से गांव भी हो सकता है, गांव से शहर भी हो सकता है, शहर से गांव हो सकता है, गांव से गांव भी हो सकता है। तीसरा हम लोग देखते हैं शहर से शहर की ओर प्रवास, मतलब एक शहर में आप रह रहे हैं और किसी काम से दूसरे शहर में जाते हैं तो उसको बोलते हैं शहर से शहर की ओर प्रवास। जब लोग एक शहर से दूसरे बड़े शहर में रोजगार, व्यवसाय, उच्च शिक्षा या फिर बेहतर जीवन के लिए जाते हैं तो उसे शहर से शहर का प्रवास कहते हैं। से बहुत सारे लोग धनबाद से पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं, बहुत सारे लोग रांची से पढ़ने के लिए वाराणसी जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, शहर से शहर जा रहा है तो इसको बोलते हैं शहर से शहर प्रवास। अगला जो इसका उप प्रकार है वो है शहर से गांव की ओर प्रवास। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सालों से शहरों में रह रहे हैं और अब वो गांव आना चाहते हैं, इसको बोलते हैं शहर से गांव की ओर प्रवास। जब लोग शहर छोड़कर गांव में बसते हैं तो इसे शहर से गांव का प्रवास कहते हैं। यह प्रवास सेवानिवृत्ति, कृषि कार्य, पारिवारिक कारणों या फिर शांत वातावरण की इच्छा के कारण होता है। मतलब कई बार क्या होता है, जब कोई नौकरी करता है तो रिटायरमेंट हो जाता है तो वो लोग गाँव में आकर के रहना पसंद करते हैं। कोई महामारी से कोरोना वायरस आ गया था तो उस टाइम में लोग शहर से गांव की ओर बस रहे थे, तो ये सब क्या है, या फिर पारिवारिक कारण हो सकता है, तो ये सब शहर से गांव की ओर प्रवास होता है। तो हमने आंतरिक प्रवास को समझ लिया और आंतरिक प्रवास के जितने उप प्रकार होते हैं उसको भी समझा। अब यहाँ पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देख लेते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में प्रवास। जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बसता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। ऐसा नहीं कि भारत से जब लोग अमेरिका चले जाएंगे तभी ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होगा, बल्कि अगर कोई अमेरिका से भारत आता है तभी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मतलब एक देश से दूसरे देश जाना। यह प्रवास रोजगार, शिक्षा, व्यापार, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं या फिर बेहतर जीवन की तलाश में होता है। तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या फिर आप अपने देश से किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। उदाहरण भारत से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया फिर खाड़ी देशों में जाकर के बसना, चाहे वो काम के लिए जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिस मतलब सेवा वाले क्षेत्र में जा रहे हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में किसी भी उद्देश्य से आप जा रहे हैं, अगर अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में आप बस रहे हैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाएगा। तीसरा जो प्रकार है वह है अस्थायी प्रवास, मतलब हमेशा के लिए। जब कोई व्यक्ति अपना पुराना निवास स्थान हमेशा के लिए छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से बस जाता है तो उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। इसको बोलते हैं अस्थायी प्रवास, मतलब हमेशा के लिए बस जाना। इस प्रकार के प्रवास में व्यक्ति नए स्थान को अपना अस्थायी निवास बना लेता है और वहीं पर हमेशा वो रहेगा, उसका जो नया स्थान है वही उसका अस्थायी निवास बन जाएगा, और जहाँ पर वो पहले गांव में रह रहा था या फिर शहर में रहता था वो उसका पुराना निवास खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं अस्थायी प्रवास। चौथा जो इसका प्रकार है वह है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास, जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करता है और कार्य समाप्त होने के बाद वापस अपने मूल स्थान पर लौट आता है तो उसे अस्थायी प्रवास कहते हैं। जैसे कि कोई पर्यटन करने के लिए गया है, कोई स्वास्थ्य के लिए गया है, ठीक है, कोई शिक्षा के लिए गया है, तो जैसे उसका शिक्षा खत्म हो जाएगा वो अपने घर लौट आएगा, जैसे उसका बीमारी ठीक हो जाएगा वो अपने घर लौट आएगा, जैसे उसका घूमना ठीक हो जाएगा घूम लेगा वो फिर अपने घर लौट जाएगा, तो इसको बोलते हैं अस्थायी प्रवास। ये भी क्या है, प्रवास का एक प्रकार है। यह प्रवास प्रायः मजदूरों, छात्रों तथा मौसमी काम करने वाले लोगों में अधिक देखा जाता है। पांचवा जो प्रकार यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रवास का वो है मौसमी प्रवास। जब लोग किसी विशेष मौसम में रोजगार या फिर कृषि कार्य के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं और मौसम समाप्त होने पर वापस लौट आते हैं तो उसे मौसमी प्रवास कहते हैं। मतलब जैसे ठंडी का दिन में अभी रोजगार करने के लिए लोग कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है, जैसे गर्मी का दिन आ जाएगा तो वहाँ पर लोग चेन्नई चले जाएंगे, मतलब जिस तरह से मौसम रहेगा, जिस तरह से अभी बारिश का टाइम है तो जहाँ पर बारिश में लोग घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर चले जाएंगे काम करने के लिए, तो इसको बोलते हैं मौसमी प्रवास। यह प्रवास कृषि मजदूरों, चारावाहों तथा निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों में अधिक पाया जाता है। अगला जो प्रकार वो स्वैच्छिक प्रवास। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बेहतर शिक्षा, रोजगार, व्यापार या फिर जीवन स्तर के लिए दूसरे स्थान पर जाता है
तो उसे स्वैच्छिक प्रवास कहा जाता है। इस प्रकार के प्रवास में किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, मतलब आप काम हम कुछ के मतलब नहीं, आपका इच्छा है तो आप जाकर के रह रहे हैं किसी भी उद्देश्य से। सातवां जो प्रकार है वो है बाध्य या फिर विवश प्रवास, मतलब आपको जबरदस्ती कहीं पर प्रवास करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब व्यक्ति को युद्ध, दंगा, प्राकृतिक आपदा, अकाल, राजनीतिक उत्पीड़न या फिर अन्य संकटों के कारण अपना घर छोड़ना पड़ता है तो उसे बाध्य या फिर विवश प्रवास कहते हैं। इस प्रकार का प्रवास व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होता है। जैसे कि आपके शहर में लगातार राजनीतिक युद्ध चल रहा है, दंगे चल रहे हैं या फिर कोई आपदा आ गया, कोई अकाल आ गया, तो आप उस शहर को छोड़ कर दूसरे शहर में जाकर के बस जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बाध्य या फिर विवश प्रवास, क्योंकि आप मजबूरी में उस शहर को छोड़ रहे हैं, अपने मूल निवास को छोड़ रहे हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मानव प्रवास के प्रमुख कारण, कि मानव प्रवास किन किन कारणों से होता है। कारण भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सब कारक लिखने हैं आपको। पहला जो कारण है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। पैसों की तंगी के कारण भी क्या करते हैं, लोग प्रवास करते हैं। जैसे रोजगार, अधिक आय, उद्योग, व्यापार तथा बेहतर जीवन स्तर की खोज मानव प्रवास का सबसे बड़ा कारण है। लोग कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते हैं, ठीक है, अपनी आय को बढ़ाने के लिए करते हैं, उद्योग करने के लिए करते हैं, व्यापार करने के लिए करते हैं, फिर बेहतर जीवन की तलाश में लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। तो आर्थिक कारण हो सकता है। दूसरा सामाजिक कारण, शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा परिवार के साथ रहने की इच्छा भी प्रवास को बढ़ावा देती है, मतलब ये सब क्या है, सामाजिक कारण है। तीसरा हम लोग देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी कभी कभी क्या है, प्रवास का कारण बन जाता है, जैसे कि युद्ध हो गए, आतंकवाद हो गया, राजनीतिक अस्थिरता हो गया तथा धार्मिक उत्पीड़न के कारण लोग दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते, जैसे कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, तो वहाँ पर जो व्यवस्था वो अस्थिर हो गया था, इस कारण लोगों को भागना पड़ा था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। चौथा जो कारण हो सकता है वो है प्राकृतिक कारण, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों को अपना निवास स्थान बदलने के लिए मजबूर करती हैं। तो प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे धार्मिक कारण हो सकता है, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, सांस्कृतिक, बहुत सारे कारण को आप लिख सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मानव प्रवास के प्रभाव, कि मानव के जो प्रवास है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मानव प्रवास का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। हम लोग यहाँ पर पहले सकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं, मतलब जो इसके गुण है, जो अच्छा बात है। तो पहला जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो है रोजगार और आय के अवसर बढ़ जाते हैं। जो प्रवास करते हैं, जैसे आप गांव में रह रहे हैं, शहर जाते हैं तो आपका आय बढ़ जाता है, ये आपका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। प्रवास से लोगों को नए स्थानों पर रोजगार मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। दूसरा जो इसका सकारात्मक प्रभाव है वो है सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसका संस्कृति का आदान प्रदान होता है, ये इसका एक सकारात्मक प्रभाव है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे की भाषा, संस्कृति और परंपराओं को अपनाते हैं, जिससे सांस्कृतिक विकास होता है। तीसरा जो इसका सकारात्मक प्रभाव है क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। श्रम, ज्ञान और पूंजी के स्थानांतरण से नए क्षेत्रों का आर्थिक विकास होता है। तो ये सब क्या है, कुछ सकारात्मक प्रभाव है। इसके साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो दोनों को मिला करके भी लिख सकते हैं। पहला है शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। जब लोग गांव से शहर की ओर बढ़ते हैं तो शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है, ठीक है। अधिक प्रवास के कारण आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य से सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ये सब क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। दूसरा है बेरोजगारी और झुग्गी बस्तियों की समस्या बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो काम कम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। झुग्गी बस्ती, जहाँ तहाँ लोग अपना बस्ती बना करके रहना शुरू करेंगे, तो इससे समस्या बढ़ जाती है। रोजगार के अवसर सीमित होने पर बेरोजगारी तथा असंगठित बस्तियों का विस्तार होने लगता है। ये सब क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। तीसरा जिसका नकारात्मक प्रभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति की कमी हो जाती है। युवा वर्ग में शहरों की ओर जाने से गांव में कृषि कार्य प्रभावित होता है। अगर युवा वर्ग जो है शहरों की ओर चला जाएगा तो वो सब काम करेंगे, वहाँ जाकर मजदूरी करेंगे, और गांव में क्योंकि कृषि कार्य होता है तो कृषि कार्य धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, प्रभावित होगा, ठीक है। तो सब क्या है, इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। आगे दोस्तों हम लोग इसका एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लेंगे। निष्कर्ष को इस तरह से लिखा जा सकता है कि मानव प्रवास मानव समाज की एक स्वाभाविक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल जनसंख्या के स्थान परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा क्षेत्रीय विकास को भी प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रवास की समस्याओं को कम करते हुए रोजगार, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं को संतुलित विकास किया जाए, ताकि ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सके, ठीक है। तो गांव को ऐसा बनाना चाहिए था कि गांव के लोगों को रोजगार गांव में ही मिल जाए, शहर के लोगों को शहरों में ही रोजगार मिल जाए। तो इस तरह से इसको डेवलप करना चाहिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।